बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक बहुत ही दुख भरी खबर है जो मैं आपके साथ, हमारे नाजरीन जो हैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारी स्पोर्ट्स 360 की जो टीम है, जो प्रोग्राम है, इसका एक अहम हिस्सा थे जो आज इंतकाल कर गए हैं। और मैं बात कर रहा हूँ जनाब आसिम खान साहब, साबिक डच क्रिकेटर और साबिक डच कोच, हमारे एक्सपर्ट। आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनको देखते रहते हैं। इवन आज भी हमने ये लाइनअप में बिल्कुल शामिल थे, लेकिन बस ये मेरे ख्याल से ज़िंदगी है। और हम तमाम लोग जो हैं वो दुख और रंज का शिकार ज़रूर हैं। जितनी टीम है स्पोर्ट्स 360 की, ख़ास तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की जानिब से हम बिल्कुल, आई थिंक वी सेंड आवर कंडोलेंसेस। और हम बहुत ही दुख में है। मेरे ख्याल से अभी हमने हाल ही में उनके साथ जो प्रोग्राम्स हम करते रहे हैं, हमारे पैनल का एक अहम हिस्सा रहे हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करते रहे, अक्सर इस्लामाबाद में भी उनसे मुलाकात हुई। बड़े ही एक खुश मिजाज इंसान थे और बड़ी ज़बरदस्त उनसे गुफ्तगू हमेशा क्रिकेट के बारे में और क्रिकेट से हट के भी रही है। और बड़ा इंटरेस्ट उनका प्रोग्राम हो या वैसे अगर हम कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई बात करें तो रहा है। और मेरे ख्याल से इस मौके पर हम ना सिर्फ दुआगो हैं, बल्कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके जो अहलो अयाल हैं, जो उनके ख़ानदान वाले हैं, उनको फैमिली को सब्र अता फ़रमाए, उनको हिम्मत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी जो है वो बख्शिश फ़रमाए। और जैसा कि मैंने कहा कि हम सब बहुत ही दुख का शिकार हैं। आसिम भाई से कल ही बात हुई, रात को भी हमारी टीम के साथ उनकी बात चल रही थी आज के प्रोग्राम को लेकर। और मेरे ख्याल से बड़ा दुख होता है जब आप किसी ऐसे इंसान से, भी आपने बात की है, बट खैर यही ज़िंदगी है, एक दिन हम सब ने जाना है। लेकिन एक बार फिर मैं अपनी तमाम टीम की तरफ से, अपने चैनल पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से एक बार फिर इस दुख और रंज की घड़ी में हम उनके घर वालों के साथ हैं और एक बार फिर हम उनके लिए दुआ गो हैं। इसके अलावा शो का बाकायदा आगाज़ आपके साथ करेंगे। दुख तो है बट द शो मस्ट गो ऑन। और आसिम भाई भी इसी तरह की पॉजिटिविटी हमेशा देते रहे हैं। तो सबसे पहले चैंपियंस वनडे कप की बात करेंगे आपसे और वहाँ पर आपको बताएंगे कि पहला जो एलिमिनेटर है वो जारी है लायंस और स्टैलियंस के दरमियान। लेकिन उससे पहले आपको कल के मैच की अपडेट दे दें जहाँ पर पैंथर्स जो हैं उन्होंने मारखुर को शिकस्त दी। बड़ी ही शानदार कारकर्दगी रही इस क्वालिफायर में। शादाब खान की पैंथर्स ने 7 विकेटों से मारखुर को शिकस्त देकर जो चैंपियंस वनडे कप है इसके फाइनल में जगह बना ली। जबकि मारखुर जो हैं वो अब एलिमिनेटर 2 में हिस्सा लेंगे और एलिमिनेटर 2 में कौन जाएगा ये तो आज साबित होगा। साइम अयूब कल बहुत ही ज़बरदस्त रहे, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर आज की मैच की बात करें तो 50 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हैं लायंस के। बहुत से बड़े नाम जो हैं वो अब नहीं नज़र आएंगे क्योंकि मैं आपको खबर ज़रूर दूंगा। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की एक नेगेटिविटी चल रही थी कि जी बाबर आजम नहीं है, ये नहीं है, तो मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा जो कुछ लोग हैं कि आप थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर किया कीजिए। पाकिस्तान टीम जो है वो अनाउंस हो चुकी है और जो भी इस स्क्वाड का हिस्सा है उन्होंने नेशनल ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया है। तो इसलिए आपको बहुत से ऐसे बड़े नाम टीम के साथ नहीं नज़र आ रहे। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी तनकीद वाली बात नहीं है। अब जो लोग जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका मिल रहा है और हम एक अच्छे फाइनल की तरफ जा रहे हैं। तो लायंस और स्टैलियन का मुकाबला जारी है। जो आज जीतेगा वो एलिमिनेटर 2 में मारखुर से मुकाबला करेगा और उनके पास मौका होगा फाइनल में जगह बनाने का। फाइनल में उनका मुकाबला होगा पैंथर्स के साथ। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हम कितना अचीव कर पाए हैं इस चैंपियंस कप से जो हम करना चाह रहे थे। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। शान मसूद टेस्ट कप्तान बरकरार हैं, इस बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा खुरम शहजाद की जगह नुमान अली को कौमी स्क्वाड में शामिल किया गया है। फास्ट बॉलर आमिर जमाल जो पूरे तरीके से फिट हैं उनको भी टीम का हिस्सा बना लिया गया है। मोर और लेस वही स्क्वाड नज़र आ रहा है, कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ज़रूर हैं, तो उस बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान की ख़वातीन टीम की ICC वर्ल्ड कप T20 का जो फॉर्मेट है उसके लिए दुबई में भरपूर तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ ICC एकेडमी ओवल में जो है वो 3 घंटे तक बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग जो है वो जारी रही है। तो मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस चलते रहेंगे। 2 हमारे वार्म अप मैचेज़ हैं, उसके अलावा हमने फिर श्रीलंका के साथ बाकायदा तौर पर अपनी इस वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज़ करना है। ग्रुप पाकिस्तान का बहुत टफ है, तो इसलिए जिस तरह हमारे सना ने भी उस दिन कहा था रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है, लेकिन कंडीशन से हम कितना फ़ायदा उठाएंगे मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपसे बात करेंगे वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप की, जहाँ पर पाकिस्तान के असरत इकबाल ने भारतीय हरीफ मलकीत सिंह को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने 6-0 से इनको शिकस्त दी, 6 फ्रेम्स अपने नाम किए
और इनका जो है वो रवायती हरीफ भारत के साथ ही मुकाबला है और कमाल चावला हैं जिनके साथ ये मदे मुकाबल हैं फाइनल में। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस स्नूकर की रही हैं। हम बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स 360 में ये डिस्कस भी करते रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म भी ऐसा है कि जहाँ पर हम आवाज़ उठा रहे हैं स्नूकर के लिए, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वाइज इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। और उसके बाद सैफ अंडर-17 चैम्पियनशिप में बात करेंगे जहाँ पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। 5 गोल पाकिस्तान टीम ने स्कोर किए और कौमी टीम इससे कबल जो है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है। और अब देखना यही है कि आगे नॉकआउट स्टेज के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। नॉकआउट स्टेज थोड़ी सी हमारे लिए नर्वस ज़रूर हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल का तारुफ आपसे कराता हूँ। सबसे पहले हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें साथी एंकर और एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और साथ ही साथ हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, ख़ुद भी बड़ी शानदार क्रिकेट खेलते हैं, मुझे देखने का मौका भी मिला है और बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं। हमें ज्वाइन करें क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जहांगीर साहब आप? बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। सना, क्या कहना चाहेंगी? आज जिस तरह मैंने कहा कि हम सभी मेरे ख्याल से एक बार शॉक हो गए, एक बड़ी ही सैड न्यूज़ है। कल ही हमारी उनसे प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी, आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा पहले तो अफसोस करेंगे और ख़ास तौर पे उनकी फ़ैमिली को जिनको वो पीछे छोड़ के गए हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही शॉकिंग हमारे लिए ख़बर थी जैसे ही हम आए हैं यहाँ पर पीटीवी न्यूज़ में कि पता चला है। और बड़ा अच्छा, जितना भी टाइम ज़्यादातर हमने उनका थ्रू स्काइप ही हमारा राब्ता उनसे रहा, उस तरह मुलाकात नहीं हुई, बट उनकी क्रिकेट के साथ एक कनेक्शन था, उसमें इन्वॉल्व रहना चाहते थे और बाहर सर्व करने के बाद भी वापस आए हैं और यहाँ पर यहाँ से गालिबन लाहौर कलंदर्स के साथ भी काम करते रहे। तो डोमेस्टिक में भी उन्होंने कोशिश की और अपनी राय के ज़रिए भी वो कोशिश करते रहे कि क्रिकेट में कंट्रीब्यूट करें। तो ऑब्वियसली उनकी कमी हर जगह पर फील की जाएगी और ख़ास तौर पे उनकी फ़ैमिली को हम सारे स्पोर्ट्स 360 की जानिब से अफसोस करते हैं और बहुत ही सैड न्यूज़ है। और वही बात है कि लाइफ कितनी फ्रेजाइल है, ये आपको इसी तरह की चीज़ों से पता चलता है। वैसे मैं आज भी कहते कहते रुक गया कि हमारे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आसिम भाई, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हमारे साथ अब रहेगी। और आपकी और मेरी तो ज़ाती तौर पर भी मुलाकात हुई, बड़े ही ज़बरदस्त इंसान है थे और मेरे ख्याल से अब एक बड़ा मुश्किल है कॉम्प्रिहेंड करना ये। आप सीरियसली कुछ बोलने नहीं है बोला क्योंकि मैं सना बैठे हुए थे जब ये अचानक की खबर हमारे प्रोड्यूसर ने हमें दी है। लगभग वो कह भी रहा था कि रात को शायद उससे बात हुई, फिर हम आपकी भी होती रही है। और जब भी मुलाकात अहमद भाई हुई है पीटीवी से बाहर भी अगर मैं बात करूँ, पहले एक दो दफ़ा मेरे साथ वो शो करते रहे। अब बहुत ही खूबसूरत इंसान था, सपोर्ट ख़ास करके मैं कहता हूँ। बहुत से इख्तलाफात होते थे अपना राय के ऊपर कि क्रिकेट में ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी मिले हैं इज़्ज़त से मिलना, सपोर्ट करना। और इस मुश्किल घड़ी में स्पोर्ट्स 360 या हम जो यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि बेशक हमने ज़्यादा फिज़िकली, क्योंकि आपको पता है क्योंकि वो स्काइप पे होते थे, हमने टाइम ज़्यादा उनके साथ नहीं गुजारा, वो ज़्यादा उधर स्काइप पे होते थे, लेकिन उनकी फैमिली के साथ हमारी इस दुख की घड़ी के अंदर हम सब उनके साथ हैं। अल्लाह के साथ उनको उनके दर्जात जो उनसे हम बुलंद करे और उनको सब्र भी दे उनकी फैमिली को। एक कहते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए उन्होंने हमेशा बात की है। डोमेस्टिक की बात करें, चाहे लाहौर कलंदर का बड़ा तगड़ा पार्ट रहे, नीदरलैंड्स क्रिकेट खेलते भी रहे हैं, अपने टाइम के बड़े एक लीथल फास्ट बॉलर थे। और जब भी उनके दोस्तों से मुलाकात हुई, उन्होंने यही कहा कि यार ही डिज़र्व टू प्ले पाकिस्तान, लेकिन बस कुछ मामलात होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं खेल सके। लेकिन लास्ट जो बात मेरी उनसे हुई थी वो यही हुई थी, शायद आपसे भी उन्होंने यही कहा था कि यार लाहौर आओ, जिधर कहते हो स्टे कराने का मैं करवाता हूँ, लाहौर तो एटलीस्ट हम बकायदा प्लान कर चुके थे बस कहते हैं ना कि शायद तकदीर में कुछ और लिखा होता है। याद तो उनकी हमेशा रहेगी इस सेट पे, जिस तरीके से वो हमेशा कंट्रीब्यूट करते हुए आए हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती थी कि हमेशा, चाहे वो आपसे बात हो या मुझसे हो, कि कुछ ना कुछ इनपुट ज़रूर देते थे बेहतरी के लिए कि यार इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, मैंने इस पे बात करनी है। तो अपना वही चीज़ है, कमी तो महसूस होती है। आपको पता है कल नौशाद साहब का भी अचानक ही हुआ था, आपको याद हो, वो तो बाकायदा तौर पर टीवी पे थे तो बड़ा उस वक्त, क्योंकि मैं जनाजे में था तो आप अनफॉर्चुनेटली आप उस वक्त बाहर थे, बिल्कुल बड़ा एक अजीब सा झटका लगा था। लेकिन ज़िंदगी है, कहा है कि चलती रहती है। बहुत से लोग आते भी हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात उनको सब्र दे। और मैंने कहा कि फैमिली इस वक्त क्योंकि काफ़ी दुख में है, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, हम सब, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल ठीक बात की। और कर्नल साहब वाला तो खैर वो बड़ा ही एक आइकॉनिक मोमेंट था कि कर्नल साहब की तो एक आदत थी कि वो स्टूडियो के बाहर चलते रहते थे। तो मुझे याद है कि एक दिन मैंने उनको देखा कि वो चल नहीं रहे और मैंने पूछा, मैं कहा सर आप ठीक हैं? तो कहते हैं मेरा सांस यार फूल रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर हमने उनके साथ एक प्रोफाइल शो किया,
14 अगस्त की मुनासबत से उनको ऑनर करना था उनकी लेगेसी को, तो उनके घर पर जाकर प्रोग्राम किया। तो उन्होंने कहा कुछ ही दिन में मेरी सालगिरह है, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन करें। बट खैर अल्लाह को कुछ और मंजूर था, मैं बाहर था मुल्क से, मुझे खबर मिली। बट खैर ये ज़िंदगी है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मेरे ख्याल से हम सब ये पूरे वसूख के साथ कह सकते हैं कि आसिम भाई की कमी बहुत महसूस होगी। वो जो आवाज़ हमारे कानों में लाहौर से आती थी वो हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो एक बार फिर मेरे ख्याल से जिस तरह वैस ने कहा, सना ने कहा, हम सब उनकी फ़ैमिली के साथ इस दुख में शरीक हैं और हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला आसिम भाई के दर्जात बुलंद करे और उनकी अगली मंजिल आसान करे इंशाल्लाह। चैम्पियंस वनडे कप के ऊपर बात लाजमी करनी है। कल थोड़ा सा मायूसी ज़रूर हुई क्योंकि जिस तरह का आप क्वालिफायर या एलिमिनेटर एक्सपेक्ट करते हैं उतना हाई स्कोरिंग मैच हुआ नहीं। और हसनैन ने तो बहुत ही शानदार बॉलिंग की, साइम अयूब बाद में 5 आउट कर गए, लेकिन कोई इतनी अच्छी बैटिंग नहीं नज़र आई मारखोर की जानिब से, जो शुरू से डोमिनेट करते आए हैं इस टूर्नामेंट को। तो जहांगीर साहब, सबसे पहले तो कल के मैच की तो बात करेंगे, लेकिन चैंपियंस कप से जो हम अचीव करना चाह रहे थे ओवरऑल, हमने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करनी है, कुछ लड़कों को हमने देखना है, क्या हम वो अचीव कर पाए हैं कि नहीं? अहमद भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था और मज़ा आया इसको देख के। लेकिन इसमें मुझे ये लग रहा है कि जो यंगस्टर थे उनको शुरू में मौका देना चाहिए था, ताकि हम जो डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं या जो हमारे परफॉर्मर हैं जो डोमेस्टिक में, उनको लोग देखते और उनकी परफॉर्मेंस देखते। लेकिन फिर भी हमें जो हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, तैयब ताहिर आए हैं नज़र, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि जो लोग हमारी डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो आके इंटरनेशनल सतह पे या जहाँ पे उनको फेम मिलता है या जहाँ पे वो टीवी पे नज़र आते हैं वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह आपके सामने ये कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया है, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। फिर हमें एक लड़का बड़ा अच्छा नज़र आया जो अली रज़ा, जिसने कल बॉलिंग की है, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। पूरे टूर्नामेंट में उसकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी है, स्पीड उसकी अच्छी है और वो देखा जा रहा है कि वो काफ़ी उसको बाउंस भी मिल रहा है और इन विकेटों पे अगर मिल रहा है तो आगे वो खेलेगा तो आप खुद देखेंगे। तो अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं डोमेस्टिक सतह पर, लेकिन इस टूर्नामेंट का एक फ़ायदा तो ये ज़रूर हुआ है, जिस तरह आपने कहा कि एटलीस्ट वो अब हाईलाइट होना शुरू हो गए हैं। और ये मेरे ख्याल से हमारे कल्चर में बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को सामने जो है वो फैक्ट्स नज़र आएँ कि जी किस वजह से हम इस प्लेयर की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे देखें ना, हमारे डोमेस्टिक में कितने ही प्लेयर हैं जिनको लोग जानते ही नहीं हैं, जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी देखें इन यंगस्टर को मौका मिला है, मुबस्सिर को देख लें, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है उसने, मेहरान मुमताज़ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, कामरान गुलाम ने किया है, इसी तरह अली रज़ा ने किया है, तैयब ताहिर जो हमारे डोमेस्टिक की प्रोडक्ट हम कहते हैं उसने परफॉर्म किया है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। और मुझे ये होता है कि जब एक आपने टीम में 2 विकेट कीपर, एक यंगस्टर और एक रिजवान को रख लिया है, अगर उसमें आप ये किसी और टीम में होता हसीबुल्लाह तो खेल भी जाता, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म भी करता और हमें भी उसको देखने का मौका मिलता ज़्यादा। अभी देखें हसीबुल्लाह ने भी कोई मैचेस नहीं खेले ना। अच्छा, लोगों का एक और भी एतराज़ है, कुछ ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान के फ्यूचर सेटअप में नहीं है शायद, जी उनको खिलाना फिर इस टूर्नामेंट में, वो सिलेक्शन पॉलिसी पे बहुत एतराज़। देखें, जो जिनको आप ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा चेक कर चुके हैं या जिन्होंने इंटरनेशनल सतह पे अब नहीं खेलना, उनको आप बेशक सेलेक्ट ना करते, लेकिन उन यंगस्टर को लाजमी सेलेक्ट भी करते और उसके अलावा उनको ऐसी टीम्स में डालते कि वो हर मैच खेल सकते। जैसे हसीबुल्लाह की मैंने आपको मिसाल दी है कि अब हसीबुल्लाह देखें, रिजवान भी उसी टीम में खेल रहा है, हसीबुल्लाह भी उसी टीम में खेल रहा है, तो हसीबुल्लाह को कैसे मौका मिलेगा? या तो इतना बड़ा डिसीजन लें कि रिजवान एज ए बैट्समैन खेले और हसीबुल्लाह एज ए विकेट कीपर खेले, तो ये भी नहीं कर रहे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक यंगस्टर आपके बैठा हुआ है बेंच पे और वो परफॉर्म नहीं कर सक रहा या अपने आप को वहाँ पे नहीं ला रहा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सिलेक्शन में थोड़ा सा इशू है। बैटिंग की बात तो आपने कर दी है, बॉलिंग की तरफ आएंगे तो मेकशिफ्ट बॉलर सारे आउट कर रहे हैं। कल भी साइम ने 5 आउट किए, उससे पहले सलमान अली, आगा इफ्तिखार, लेकिन जो आपके प्राइमरी पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो आउट करते, वो नहीं आउट कर रहे। ये हमारे लिए बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि हम सोचें कि जो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं जिन्होंने आगे इंटरनेशनल सतह पर भी अभी बॉलिंग करनी है, यानी कि उनकी तरफ से देखें, उनकी इकॉनमी भी अगर आप देखें ना तो इकॉनमी भी उनकी हाई है। जो हमारे इंटरनेशनल बॉलर हैं, अभी जमान खान को देख लें, उन्हें एक मैच में 90 रन भी दिए हैं। तो वो जो दूसरे हमारे यंगस्टर हैं उनकी इकॉनमी रेट्स भी अच्छे हैं। अगर आप अली रज़ा का देख लें, मुबस्सिर का देख लें या हसनैन का, मोहम्मद अली ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छी, हाँ मोहम्मद अली का देख लें, हसनैन का देख लें, हसनैन ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, टॉप विकेट टेकर है अभी तक इसमें। बिल्कुल, उसमें तो खैर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि या तो इंटरनेशनल प्रेशर होता है कि हसनैन ने अपने आप को सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया इस टूर्नामेंट के अंदर। तो सना, ओवरऑल ये परफॉर्मेंसेस की बात तो ज़रूर करनी है, मैं मुवाजना नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मोहम्मद रिजवान है और मारखोर हैं, ये हारे हैं अब पहला क्वालिफायर। जिस सीज़न मुल्तान चैंपियन बनी थी उसमें भी इसी तरह का कुछ हुआ था कि ये हार के फिर एलिमिनेटर जीते, फिर फाइनल आकर जीत गए। तो ये मवाजना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थ्रू आउट टूर्नामेंट 300 साढ़े 300 रन जो हैं वो बड़े आम रहे और एकदम से हमने आकर देखा कि
लो स्कोर नज़र आया, और ना सिर्फ लो स्कोर नज़र आया लेकिन वो जो टाइड थी टूर्नामेंट की वो भी चेंज होगी कि चेस करते हुए जीती। बिल्कुल, आई थिंक ओवरऑल क्रेडिट देना पड़ेगा शादाब की टीम को, क्योंकि जिस तरीके से ख़ास तौर पे हसनैन को कल अच्छी चीज़ नज़र आई। साइम अयूब ने इवन दो कि 5 आउट किए थे पर अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हसनैन को दिया, क्योंकि एक्चुअली में हसनैन ने जो डैमेज ऊपर से कर दिया था मैच वहाँ से बन चुका था, उसको बहुत अच्छा बैक किया साइम अयूब ने, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कभी कभी टेल इतनी लंबी चली जाती है कि वो एक फाइटिंग स्कोर बन जाता है, पर मेजर डैमेज जो था वो हसनैन ऊपर से कर चुके थे। और यही बात जो आप कर रहे हैं कि पहले बैटिंग कदरे आसान नज़र आई, बाद में मुश्किल नज़र आई, और उसमें 137 पे आउट कर देना टीम को और उसके बाद 24 ओवर्स में उसको चेस कर लेना, ये बड़ी ज़बरदस्त ओवरऑल जो चीज़ थी। और मैं एग्री करती हूँ, आई थिंक इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हसीबुल्ला जैसे प्लेयर हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। बांग्लादेश ए के अगेंस्ट अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखिए, लिमिटेड ओवर्स में, वाइट बॉल में, लॉन्गर फॉर्मेट में, हर जगह परफॉर्म करते आ रहे हैं, और अब आपने सीधा आके उनको एलिमिनेटेड जैसे मैच में चांस दिया एक मैच में पूरे टूर्नामेंट में, तो ये प्लानिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे एक ऐसे प्लेयर के ऊपर जिसको अब आप बाकी सारे विकेट कीपर से आगे चांस दे रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। हमने मोहम्मद हारिस को भी उनकी वजह से ड्रॉप कर दिया, हमने रोहेल नज़ीर को भी बैक सीट पे डाल दिया, हम सरफराज को भी पीछे छोड़ के हमने कहा हसीबुल्ला और जो है मोहम्मद रिजवान आपके दो लोग हैं, तो इनको कम से कम 2 डिफरेंट टीम्स में तो डालें ताकि जो फ्यूचर की आप तैयारी करें कम से कम उनको मौका। अच्छा, ये बड़ा स्ट्रेंज है सना, इससे माजी में हमने देखा कि सिर्फ रोहेल की बात होती थी कि नेक्स्ट बैकअप विकेट कीपर ये होंगे। इस पूरे टूर्नामेंट में खैर उनको वापस भेज दिया गया था, लेकिन फिर उनको वापस रिकॉल किया गया और एक मैच वो खेले उसमें स्कोर उन्होंने किया। तो ये बड़ा आम सा हो गया कि जो ही किसी सेकंड विकेट कीपर की बात करते हैं आप रखते हैं फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। बिल्कुल सेट नहीं होने देते हम उसको, लॉन्ग रन नहीं देते, और फिर अगर देते भी हैं, जैसे आपको याद होगा एक डोमेस्टिक में अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम एक टीम में थे तो मौका नहीं मिलता था जब तक उन्होंने टीम्स नहीं बदली। तो टीम्स बनाते वक्त ये सारी जो चीज़ें होती हैं जिनको आप कहते तो छोटी चीज़ें, पर ये बहुत बड़ी होती हैं एक प्लेयर के करियर के लिए। और जहाँ तक बात है अली रज़ा की, पीजीएल में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था पाकिस्तान जूनियर लीग में, वहाँ से इनको मौका मिला। तैयब ताहिर की अगर बात करें तो इमर्जिंग एशिया कप में जिस तरह के फाइनल में इन्होंने 100 किया था इंडिया के अगेंस्ट, वहीं से टेम्परामेंट था, पर उनके साथ भी क्या हुआ, उनको टेस्ट स्क्वाड का गालिबन हिस्सा बनाया, विदाउट खेले अगले स्क्वाड से बाहर निकाल दिया फिटनेस के ऊपर। तो एक बंदा अगर इंटरनेशनल लेवल पे मैच फिटनेस दिखा रहा है, बार बार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहा है, आप एक दफ़ा उसको मौका तो देना फिर खेलने का। तो ये चीज़ें हम लोगों की, किसी के लिए फ़िटनेस क्राइटेरिया कुछ है, किसी के लिए फ़िटनेस क्राइटेरिया कुछ है। मिडिल ऑर्डर में तैयब ताहिर मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हो सकते हैं जिनको हम मौका नहीं दे रहे। और हसनैन को देख के ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई है कि बड़ा अरसे से वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगी इवन दो उन्होंने कल इम्प्रूव किया है, ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बड़ा इम्प्रूव किया, पर कल की जो विकेट्स थी उसमें बैटिंग की भी लूज शॉट्स नजर आई हैं, तो वो भी आई थिंक मार्कोर ज़रूर देखें। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से प्लान इतना ज़बरदस्त था कि ऊपर से आपने टॉप ऑर्डर जो ही उड़ाया तो उसके बाद बड़े एक्सपोज नज़र आए और उस तरीके से मैच में वापस आ नहीं सके। वैसे आपका कप्तानी का सवाल फिर बीच में आ जाता है तो मैं नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद कराना चाहूँगा, माजी में ऐसा एक बार हुआ था कि शुएब मलिक को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला और उन्होंने हारिस सुहेल को दे दिया, और फिर हारिस भी टीम में आए और शुएब मलिक भी कप्तान बने। तो साइम ने भी कोई ऐसी हरकत की है, पिछले मैच में तो खैर वो कप्तान थे जब उन्होंने 150 रन किए, लेकिन एक वैसे ही मैंने कहा आपको छेड़ लूँ ज़रा थोड़ा सा, लेकिन सना ने भी निशानदेही की, जहांगीर भाई ने भी कुछ चीज़ों की निशानदेही की है। ओवरऑल तो आप ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कल थोड़ा सा मार्कोर बिल्कुल डाउन एंड आउट नज़र, थोड़ा तो नहीं खैर बिल्कुल ही नज़र आएगा आपको। कप्तानी पाकिस्तान की कैप क्या ख्वाब में नज़र आती है, किसको देनी है उसको देनी है, कुछ होता तो होगा, कुछ चीज़ लेती है। लेकिन कल मैं एक्साइटेड इसलिए था कि हम शिकायत कर रहे थे कि यार चेजिंग टीम जीत नहीं रही, कल कुछ तो डिफरेंस हुआ ना, एटलीस्ट ठीक है आपने बॉलिंग बहुत अच्छी की। हसनैन की अगर बात करूँ, टॉप विकेट टेकर आपके हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है अगर हसनैन की आप पूरी उठा के देखें, आपको याद हो अहमद भाई जब ये इंजर्ड हुआ था उस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसका ख़त्म हुआ था, ये बेचारा अपने खर्चे पे यूके गया था, उस पर अपने फिटनेस पे काम किया, वापस आया, फिर आपको पता है एक्शन का भी बीच में कुछ इश्यूज़ का मामला रहा है, वापस आके जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर, तो फिर ऑब्वियसली लोग बात करते हैं कि यार इस लड़के का डिजर्व करता था पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अंदर। मैं आज भी कहता हूँ, लेकिन स्टिल क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप इस वक्त आपने टेस्ट स्क्वाड के अंदर ली उस पर भी बहुत से ऑब्जेक्शन, जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पे स्पेसिफिकली, बट ही वाज द लकी वन जो इंजरी के बावजूद, खैर इनका वो केस नहीं हुआ जो एहसानुल्लाह का हुआ। एटलीस्ट एहसान तो बेचारा ख़त्म ही कर दिया ना आपने, वो लिटरली ख़त्म कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि वापस कभी आएगा। लेकिन एक टूर्नामेंट की अगर बात करूं तो मैं थोड़ा सा खुद भी इस चीज़ पे हैरान होता हूं जब आप बात करते हैं कि आपने यंगस्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी, इस पर हमेशा मैंने जोर दिया। ठीक है इंग्लैंड एक बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड आपके पास आ रही है, टेस्ट साइड की बात करूँ उनके पास फुल ऑफ फ्लेवर्स हैं,
बेसबॉल क्रिकेट उन लोगों ने जो भी कर लिया उन्होंने खेलनी है, हैरी ब्रुक उनके साथ मौजूद है। लेकिन आप हमेशा यंगस्टर्स को इस टूर्नामेंट से निकाल के, ऐसे टूर्नामेंट्स के साथ निकाल के, तो आप अपनी होम कंडीशंस पे चांसेस देते हो, क्योंकि आप होम कंडीशंस को बेहतर जज करते हो। हमारा जो मसला होता है जहाँ पर हम बात करते हैं ना कि पिच रीड हमने गलत की है, हम हमेशा स्क्वाड भी गलत रीड करते हैं। हम जाके मूसा खान जैसे प्लेयर बेचारे को ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करवाते हैं और उसको फिर गायब करने में टाइम भी नहीं लेते कि आज वो चैंपियंस के किसी लीग अपने टीम के अंदर भी आपको नज़र नहीं आता। ये हमने माजी में भी ये काम किया, तो आई गेस इसको हमने रोकना पड़ेगा। मैं यंगस्टर्स की बात करूँ, तैयब ताहिर की बात कर लूँ, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज हैं, कामरान गुलाम की आप बात कर लें, मोहम्मद अली की थोड़ी सी बात करना चाहें। आपको याद हो अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था, ये पूरा का पूरा पासा पलट गया था पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो मैच ज़रूर हारे थे, लेकिन गुड प्रोस्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान। लेकिन एक मसला छोटा सा ये है कि हमारी भी जो अवाम है बड़ी जज्बाती है। कल से मैं देख भी रहा था कि बहुत ज़्यादा इन पे बात हो रही है। मोहम्मद अली की बात कर लें या आप बात कर लें कुछ यंगस्टर्स जिस वक्त साइम अयूब के साथ जो अपनी पार्टनरशिप के अंदर उस दिन थे, जिन्होंने 50-60 रन भी किए थे, कि यार जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान टीम को जी एक अगला सितारा मिल गया है, यहाँ से आप डाइवर्ट करते हो उसका माइंड। भाई पाकिस्तान खेलना आसान चीज़ नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हो। इसलिए कहते हैं ना कि पाकिस्तान शाइन्स, पाकिस्तान ए के टूर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं आप उनको इन साइड्स पे डाल के आप अपना प्रेशर मैचेस खिलाते हो, या साइड मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ आप खिलाते हो, ताकि वो लड़के जो उनसे उस सर्किट के अंदर आ सकें। लेकिन जो स्क्वाड इस वक्त आप लोगों ने अनाउंस किया पाकिस्तान का, आई डोंट नो कि कितने लोग इससे एग्री करते हैं, मेरी रिजर्वेशन ज़रूर है, क्योंकि कामरान गुलाम एक जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, उसको ना टीम के अंदर रखना। शाहीन शाह अफरीदी, फिर मैं ये अल्फाज यूज़ करूँगा, मैं ड्रॉप नहीं कह रहा, रेस्ट होता है। आप वो रोटेशनल पॉलिसी की हम बार बार कप्तान भी बात करती हुई हैं कि रोटेशनल पॉलिसी है, जब आपको पता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका रिदम भी टूट रहा है, बात करने में कोई गुनाह तो नहीं है कि आप उसको बाहर बिठाओ, से को एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करो, आप वापस आओगे, इंप्रूव करें, आप स्ट्राइक फास्ट बॉलर हो। आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमारे पास एक मिसाल मौजूद है। मैं बार बार लोगों को यही कहता हूँ कि अपने आपके इख्तलाफात जो भी हों, हसन अली एक वाहिद वो ऐसे प्लेयर नजर आए कि जब उनकी फॉर्म डिप हुई वो वापस फर्स्ट क्लास में गए। ना सिर्फ उन्होंने लाहौर को चैंपियन बनाया, उस मैच में 100 भी किया, पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया और बॉलिंग भी उनकी शानदार रही। तो आपका रुख वही होना चाहिए कि आप वापस आके परफॉर्म करें। बट जहांगीर भाई मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी, क्योंकि पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड में भी देख लें जिसका ऐलान किया गया है, हमने माजी में भी ये गलतियां की हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर इसीलिए नहीं खेल सके कि टीम में जगह नहीं बनती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि टीम में खेलने वालों के पास इतने स्किल्स नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीरीज़ होती हैं जहाँ पर आप अपने प्लेयर्स को रेस्ट कराकर अगले 5-10 साल की तैयारी करते हैं। बिल्कुल अहमद भाई, ये तो बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारा जहाँ पे हमारा होम ग्राउंड है वहाँ पे जो है ना हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर परफॉर्मर हैं, टॉप परफॉर्मर हैं, उनको यहीं पे मौका देना है। कि जैसे बात कर रहे थे कि आपने मूसा खान को उठा के ऑस्ट्रेलिया में चांस दे दिया, अगर वही यहाँ पे करता तो शायद वो डिफरेंट होता। लेकिन हम एकदम या तो परफॉर्म करता रहता है, सेलेक्ट ही नहीं करते, तो या फिर इतनी जल्दी सेलेक्ट कर लेते हैं कि आगे कुछ बचेगा। आगे कुछ आपके सामने मिसालें माजी में कितनी हैं। ताबिश खान कितना परफॉर्म करता रहा, किसी ने सेलेक्ट ही नहीं किया। और करेंगे तो जैसे बात की कि एक मैच में हमारी अवाम कहती है जी इसको उठा के फ़ौरन कौमी टीम में डाल दें, ठीक है। तो नेशनल टीम में जाने के लिए कोई प्रोसेस है, यानी कि आप पहले परफॉर्म करें डोमेस्टिक में, फिर आप ए टीम्स के साथ जाएं, फिर शाहीन्स के साथ जाएं, वहाँ पे परफॉर्म करें, ताकि आप जब इंटरनेशनल पे जाएं, जैसे ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल ग्रूम हुए होते हैं, वो आते हैं और फ़ौरन परफॉर्म करते हैं, तो हमारे प्लेयर भी ऐसे ही परफॉर्म बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से आप कुछ दिनों से वो मीर हमजा का क्लिप बार बार चल रहा है, वैसे भी जानता है उस क्लिप को, जहाँ पर वो ऑलमोस्ट हैट्रिक पर आ गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और जो उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की, इंसान सवाल ज़रूर करता है कि भाई ऐसा प्लेयर आप क्यों बेंच पर बिठा रहे हैं। क्या वजह है कि एक ऐसा टैलेंटेड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड इतना अच्छा है, आप उसको क्यों नहीं खिलाते और क्यों प्रिजर्व नहीं कर पाते। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसी नोट के ऊपर एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। क्रिकेट पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। चैंपियंस वनडे कप की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड का भी ऐलान किया गया है, उस पर भी गुफ्तगू ज़रूर करनी है। लेकिन पर्टिकुलरली चैंपियंस वनडे कप को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा टैलेंट स्काउट हुआ है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो वापस फॉर्म में आए हैं, कुछ नहीं आ पाए, कुछ बहुत एक्सपोज भी हुए हैं। तो ये तमाम सवालात तो चलते रहेंगे। हमें अब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और क्रिकेट की तज्ज़ियाकार हैं, किरण खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं किरण आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करिए। क्या कहना चाहेंगी चैंपियंस वनडे कप को जब देखती हैं? बहुत अरसे से बात चल रही थी कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक टैलेंट तो है लेकिन उसको एक ट्रांजिशन फेज़ में नहीं लेकर आ पा रहे थे। अब आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट के ज़रिए एटलीस्ट बात होना शुरू हो जाएगी कुछ ऐसे प्लेयर्स की जो पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में खेल सकते हैं? अहमद, जहाँ तक अगर बात करते हैं हम इस टूर्नामेंट की कि पाकिस्तान में जो ये चैम्पियंस वनडे कप जो हो रहा है 2 हफ्ते का ये कप था, लेकिन एन उस टाइम पे हो रहा है जब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है। टेस्ट टीम की तैयारी आप वनडे के साथ करें, ये एक सबसे पहले तो मतलब आप देखेंगे लॉजिकली कि ये क्या चीज़ है कि आप फर्स्ट क्लास मैच के बजाय आप बात कर रहे हैं वनडे और टेस्ट कंपेयर उसमें कर रहे हैं। जहाँ तक अगर बात है प्लेयर्स की, खिलाड़ियों की कि हम इस कप से कौन से खिलाड़ी निकाल रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों की जैसे आपने बात किया कि कम बैक, जैसे आमिर जमाल हैं और दीगर जो खिलाड़ी हैं उनका कम बैक ज़रूर हुआ है, लेकिन उसमें जो आपके मेन प्लेयर्स हैं जैसे कि बाबर की बात की जाए, शहीन की बात की जाए, दीगर जो आपके प्लेयर्स हैं रिजवान हैं, हारिस हैं, इमाद हैं, शदाब हैं, सबकी बात की जाए तो वो आपको फ्लॉप होते हुए भी कहीं ना कहीं दिखाई दिए हैं। आप उसमें अगर बात करते हैं बाबर आजम की एक सेंचुरी के अलावा आपने नहीं देखा कि उसमें कोई उन्हें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो। सैम अयूब ने बहुत टॉप स्कोरर हैं सीजन के अब हैं लेकिन आप जो देखिए, लेकिन उस तरह से पहले उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस के बाद उससे कर रहे हैं हम, तो उसके कम बैक के बाद आप देखेंगे इसके, लेकिन वो डोमेस्टिक में तो परफॉर्म, चाहे PSL की बात करें इस तरह की, लेकिन इंटरनेशनली आप जाके देखें कि होम ग्राउंड में बांग्लादेश जैसी टीम आके आपको मार के चली जाती है और आप गुज़श्ता जितने भी आपके टेस्ट मैच आपके होम ग्राउंड के अंदर हुए हैं आपने सारे हारे हैं, उसमें या ड्रॉ किया या हारे हैं, आपने विन कुछ भी नहीं किया। तो इसमें तो बैडली बुरे तरीके से एक्सपोज ज़रूर ये कप हुआ है। और इसमें जहाँ तक अगर आप बात करते हैं तो कोई आउटस्टैंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा कोई प्लेयर्स इससे निकलते हुए आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा तो आप देखते हैं कि बेंच में आपको कितना ज़्यादा नज़र आता है कि टैलेंट कौन सा सामने आया है, तो उसमें 3-4 जो लोग हैं उससे ज़्यादा आपको कोई खास इससे आउटकम दिखाई नहीं दिया। स्पेशली ये बात थी। दूसरा, आप जहाँ तक बात करते हैं स्क्वाड में जो जहाँ से जो नुमान अली के अलावा आपने किसी को मौका नहीं दिया, वही टीम सेम जो पहले थी टीम उसी को मुश्किल आप खिलाई जा रहे हैं। सिर्फ नुमान अली को भी जब बांग्लादेश में आपने देखा कि 16 में से 9 स्पिनर्स ने जब विकेट्स ली हैं तो उसके बाद आपने सिर्फ उनको पहले ही कह दिया था जी कि नेक्स्ट जो भी सीरीज़ होगी उसमें आप जो है एज अ स्पिनर उसमें आपको खिलाया जाएगा। तो सिर्फ यही चीज़ एक हुई है। इसके अलावा आप अगर इस कप की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक जितना मैंने देखा है, आप लोग इससे डिफरेंस आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कोई ख़ास आपका बेंच पे प्लेयर आपको इससे नहीं मिला। शहीन की बात की जाए तो उसकी स्विंग की अगर आप देखें तो आपको वो स्विंग नज़र नहीं आई उसमें। नसीम शाह की अगर बात की जाए तो उनने नसीम से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन अबरार को देखें वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। स्पिनर्स आपको इसमें 1-2 ज़रूर नज़र आते हैं जो आपको अच्छा स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म और एक दूसरे हैं जाहिद और मेहरान जो है वो आपको ज़रूर यहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनको भी आपने मौका तो दिया ही नहीं है। मेरे ख्याल से किरण जो है वो हमारे ज़ख्मों पर नमक फेंक रही हैं आज ये बात करके, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ही ये पर्टिनेंट चीज़ है और ख़ास तौर पर क्योंकि अब इंग्लैंड आ रही है और फिर एकदम से हमने फ़ैसला किया। मैं काफ़ी दफ़ा लोगों को कहता हूँ कि हमारे लिए पाकिस्तान ही ऑस्ट्रेलिया बन गया, यानी हमारे लिए सबसे मुश्किल हमारी कंडीशंस में खेलना है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं होगी और किरण ने इस चीज़ की बिल्कुल सही निशानदेही की है कि अगर आप पिछली कुछ सीरीज़ को उठाकर देख लें तो हम बांग्लादेश से हारे, हम इंग्लैंड से हारे, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, तो अपनी होम कंडीशंस ही ऐसी हैं कि जिनको हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन क्योंकि अब एक स्क्वाड का ऐलान किया गया है और जिस तरह किरण ने भी कहा कि कोई ऐसी इंक्लूजन जो चैंपियंस वनडे कप कराने का मकसद था कि जी वहाँ से अगर कोई प्लेयर ऐसा आइडेंटिफाई आता है, वो फ़ौरन तो कोई इंक्लूजन नज़र नहीं आई। लगता यही है कि आप वापस वही पुरानी अलमारी खोल कर तो वही पुराने नाम जो हैं उनको उनसे कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज़ जीत जाएँ। जो मुझे समझ आ रही है, जो नज़र आ रहा है, समझना तो बड़ा मुश्किल है PCB के फैसलों को, बट वो एक पिक्चर समझ आती है कि चैम्पियंस कप का मकसद चैम्पियंस ट्रॉफी की ही तैयारी करना है। आप वनडे से ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस की तैयारी तो कर नहीं सकते, तो यहाँ से जो भी इनको कोई टैलेंट नज़र आता है, जो समझ आता है, जैसे तैयब ताहिर की हम बात करें, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, हसनैन की परफॉर्मेंसेज हैं, तो शायद या कामरान गुलाम की परफॉर्मेंसेज हैं, वो शायद उनको चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए शायद कंसिडर किया जाए। और ये जो प्लेयर्स हैं जिनको अब चेंज नहीं किया गया, इनको एक और मौका देख लिया जाए इंग्लैंड के अगेंस्ट, शायद ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। पर कामरान गुलाम के लिए डेफिनेटली दिल दुखता है कि जब वो बड़े फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं तो उनको छोटा फॉर्मेट खिला दिया जाता है,
अब वो वनडे में उनको मौका मिला है, वहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हैं, पर आप उनको टेस्ट स्क्वाड के बाहर निकाल दिया आपने उनको, तो उनके लिए एक बहुत दुख होता है। नुमान अली का आना ज़रूरी था, आपको एक एक्सपीरियंस स्पिनर चाहिए था, आपने विदाउट स्पिनर जाके देखा तब भी आप फेल हुए, आप एक ऐसे स्पिनर के साथ गए जिसको आप मिस्ट्री कहते हैं, पर दुनिया ने उसको काफ़ी हद तक समझा हुआ है, और पिचेस भी कुछ बहुत फेवर नहीं करी थी, तो वो भी इतना कोई कामयाब तजर्बा नहीं था। तो आपको एक एक्सपीरियंस स्पिनर चाहिए जो ना सिर्फ पिच से बल्कि अपनी फिंगर से भी जो है वो कुछ वेरिएशन ला सके, बहुत बैटिंग भी अच्छी करते हैं बिल्कुल। तो वो आई थिंक बिल्कुल सही फैसला है नुमान का इंक्लूजन, और आमिर जमाल का वापस आना ये भी एक खुशाइन चीज़ है। जहाँ तक हसनैन की बात है, मैं ख्याल से मैं खुद भी नहीं चाहूँगी कि वो अभी टेस्ट डायरेक्टली खेलें, क्योंकि वो 2-3 डिफरेंट इंजरीज से आ रहे हैं, उनकी शोल्डर, बैक, पाँव बहुत ज़्यादा। आप प्रेफर करेंगी कि उनको आप वाइट बॉल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दें? अगर मेरे ख्याल से उनको बुराई नहीं है रिस्ट्रिक्ट अभी करना, वो भी अर्ली फैसला होगा। आप उनको वाइट बॉल में वापस ज़रूर लेके आएँ, पहले तो इंटरनेशनल लेवल पर लाना है तो वाइट बॉल पे लेके आएँ, क्योंकि फिर टेस्ट का प्रेशर आप डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन शाहीन की जो परफॉर्मेंस है वो कंसर्न बहुत ज़्यादा है आपको, तो उनकी जगह अब बहुत से डिफरेंट नए बॉलर्स आपको नज़र आ रहे हैं जिनको आप शायद चांस दे सकते थे इस सीरीज़ में, और कामरान गुलाम के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको सीरीज़ में चांस मिलना चाहिए था, बट ओवरऑल अब यही फैसला इनका है। बट यही नज़र आ रहा है कि इसका ताल्लुक कहीं से भी इंग्लैंड की सीरीज़ से नहीं है। आपका बोन ऑफ कंटेंशन भी क्लियर हो गया, कप्तानी बरकरार रखी गई है शान मसूद। वो भी एक फ़ैसला ऐसा है कि इन द लॉन्ग रन अब नज़र यही आ रहा है कि शान को बैक किया जा रहा है, और अब शान को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देंगे तो आपकी टीम का मोराल मज़ीद डाउन होगा, बिकॉज कप्तानी एक ऐसी चीज़ है, टीम का यूनाइटेड होना एक ऐसी चीज़ है कि इंस्पिरेशन आपको कप्तान देता है। हम फातिमा सना की बात कर रहे थे कि कैसे उसने पहले मैच में जब नीचे से रन्स किए तो अगला मैच पाकिस्तान वुमेंस टीम ने 181 हाईएस्ट एवर टोटल कर दिया। तो कप्तान की एक परफॉर्मेंस जो होती है वो ऐसी टीम को उठा देती है, क्योंकि सारे फिर उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो आई होप इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे सकें, क्योंकि अगेन बात मैं वही कर रही हूँ कि डिसेंट ह्यूमन बीइंग, गुड क्रिकेटर भी हैं, पर एज अ कप्तान अभी बड़ा टाइम लगेगा, और एज अ टेस्ट क्रिकेटर ओपनर उनको अपनी जगह बनाने में भी अभी टाइम है। जी कप्तान साहब, आपका ये सवाल जो है फेवरेट है, और मेरे ख्याल से बरकरार रख के तो एक निशानदेही तो कर दी है पीसीबी ने कि भाई हम उनको बैक कर रहे हैं, यही आपके टेस्ट कप्तान है। मेरे ख्याल से सबको अक्रॉस द बोर्ड बता दिया गया है, लेकिन अब बोनस शान पर ज़रूर आता है, और फिर सिलेक्शन के हवाले से भी जिस तरह सना और किरण ने कुछ चीज़ों की निशानदेही की, बताइएगा आप क्या समझते हैं? मैंने तो उस दिन भी बात की थी कि मुझे नहीं पता कि जब वो डिस्कशन हो रही थी, कप्तानी वाली बात तो बीच में आई थी, क्योंकि कल भी जो हमें खबर आ रही थी कप्तानी वाली बात की गई है, क्लियर कट क्यों नहीं किया जाता? इस वक्त मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे है, 5-6 महीने रह गए, 6-7 महीने आपके रहते हैं, आप क्लियर कट ही नहीं हो कि आपका कप्तान कौन होगा वाइट बॉल का। ठीक है, आपने शान मसूद को, मुझे जहाँ तक अभी भी लग रहा है कि गैरी अपना, अगर गिलेस्पी की बात करूँ, वो वैसे भी एक लैंग्वेज बैरियर वाला मामला नहीं होगा उनके साथ। दूसरा, वो बैकअप भी करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उन्होंने बैकअप तो करना है एक प्लेयर को, क्योंकि अभी उनके साथ एक ही सीरीज़ हुई, उनको टाइम थोड़ा सा चाहिए। उन्होंने शायद शान मसूद को कैरी ऑन करने का कहा होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा था कि शायद ये चेंज करना चाहते हैं, टाइम एज सच इनके पास अवेलेबल नहीं है। वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी खाली टाइम या कप्तान भी अवेलेबल नहीं है, कप्तान साफ बात है आपके पास अवेलेबल नहीं है रेड बॉल क्रिकेट की। वाइट बॉल में तो हम कह रहे हैं ना कि हमें रिजवान भी नजर आपको आ रहा है, कप्तान कह रही थी कि फखर जमान भी शायद कप्तान नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर कहा था कि 3-4 नामों पर गौर हो रहा है, उसमें फखर बिल्कुल नहीं थे। फखर का नाम सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती का एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि पता नहीं आपको कप्तान किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मैंने कहा ना कि मेरी सिर्फ 2-3 चीज़ों से इख्तलाफात थे। टेस्ट स्क्वाड आप बेसिकली कोशिश करते हो, फिर मैं वही कहूँगा यंगस्टर को अपनी कंडीशन में खिलाने की। तैयब ताहिर की आप बात करो, परफॉर्म आपको हाईएस्ट लेवल पे करा, चलो तैयब ताहिर को आप, मैं खुद भी शायद कहूँ कि मैं 4-डे क्रिकेट के अंदर उसकी आज सच इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही। कामरान ने 1200 रन किया, कामरान गुलाम पे मैं आ रहा हूँ, लाहौर कलंदर्स की तरफ से आके तीसरे नंबर पर T20 में 250 किए, तो आपने कहा जी खिला लें फौरन। मसला ही है ना, सबसे बड़ा चले एग्जांपल आपको फवाद आलम का देता हूँ। फवाद आलम का टेस्ट प्लेयर था, आपने पूरी जिंदगी उसको T20 और वनडे खिलाया। जब वो लड़का परफॉर्म करने लगा, आपने उसको खत्म वहां से करके टेस्ट खिलाया। टेस्ट में वो बेचारा खत्म हो तो आपने निस्तो नाबूदी कर दिया कि भाई आज के बाद ना वापस आई। ये मसला है। मैंने आपको कहा ना कि हम लोग राइट टाइम के ऊपर, जब एक लड़का पीक कर रहा होता है तब आपको डेब्यू करवाना पड़ता है, आप उसको डेब्यू नहीं करवाते। जब उसका डिक्लाइन आता है तब आप कहते हो कि ये पकड़ो पाकिस्तान कैप, जैसे रिफतुल्लाह मोहम्मद के साथ हमने किया था इंग्लैंड के खिलाफ, आपको याद हो, जब पीक पे था उसको तब खिलाया नहीं मिसबा, क्योंकि पीक वाले जो अमेरिका खेलने चले गए वो मामला तो बहुत आपको पता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ इस टूर्नामेंट की ये थी कि आपके पास
एटलीस्ट बंच ऑफ क्रिकेटर्स आपको मिले हैं, चाहे वो अब्दुल समद की बात कर लो, तैयब ताहिर की बात करो, मोहम्मद अली हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारा एक मसला है, अगर मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो मैं शायद उतावला होऊंगा कि यार अब्दुल समद को चांस दे दीजिए T20 में, उसके साथ आप गलत करोगे। इंटरनेशनल लेवल आपका उस्मान खान वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ी बुरे तरीके से फ्लॉप। लेकिन वैसे अभी आमिर जमाल को आमिर जमाल को तो हम चांस दे नहीं सके, अब्दुल समद के पीछे अब मुझे और वैसे भी ये निशानदेही उस दिन की थी, मुझे समझ ये नहीं आई कि आमिर को इसलिए नहीं खिलाया कि वो इंजर्ड थे, और चैंपियंस कप के पहले ही मैच में उन्होंने स्लाइड मारकर बाउंड्री बोर्ड से वो बाहर गए और गेंद रोकने की कोशिश की। तो मुझे तो वो खैर इंजरी की नोयत, हम वो भी क्लैरिटी नहीं लेकर आ पा रहे कि जी इंजरी की नोयत क्या थी। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि आप, और एक और बड़ा मसला है जिस तरीके से लोग, अगर आप जिस तरह वैसे भी कहते हैं यंगस्टर से बात करें, वो कहते हैं PSL खेलनी है। अब एटलीस्ट यंगस्टर्स कह रहे हैं यार हमने भी उन 150 खिलाड़ियों में शामिल होना है जो चैंपियंस कप खेल रहे हैं, ये खुशाइन चीज़ है। लेकिन मसला फिर यही है कि क्राइटेरिया डिफाइन करें कि कम से कम 20 से 30 फर्स्ट क्लास मैच होने चाहिए, कम से कम लिस्ट ए के 50 मैच होने चाहिए, तब जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देख लें, माइक हसी जब खेले तो वो कितने अपने डिवीजन के मैचेस खेल चुके थे, या इंग्लैंड में कितनी काउंटी क्रिकेट जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं उन्होंने खेली है। तो इस पर आई थिंक ये बड़ा एक वाजे होना चाहिए एक स्ट्रैटेजी। बट क्योंकि किरण जिस तरह आपने भी निशानदेही की कि हमारे थोड़े से डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, वनडे से टेस्ट की तैयारी, T20 से टेस्ट की सिलेक्शन, टेस्ट से T20 की सिलेक्शन बड़ा आम हो गया पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब आगे जब हम बढ़े हैं, जिस तरह मैंने कहा कि शान मसूद पे अगर भरोसा किया गया है, सना ने भी निशानदेही की कि अब उनको प्रूव करना है कि वो ये पोजीशन जो है वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इंतशार का शिकार है। कोई ऐसा कप्तान भी आपको चाहिए जो सब प्लेयर्स को एटलीस्ट इकट्ठा करे। बिल्कुल, ये आपने बात ठीक की है कि कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फ्रंट से आके अपनी टीम को लीड करे और टीम को साथ लेकर चले। जैसे हमारी टीम पे ये बातें तो गाहे बगाहे आती रहती हैं कि टीम के अंदर यूनिटी नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि टीम के अंदर यूनिटी लानी फिर किसने है? कैप्टन ने लानी है, मैनेजमेंट ने लानी है, जो सिलेक्शन कमेटी है वो किसने लानी है? आखिर कोई तो डिसीजन इस चीज़ के ऊपर ले कि जो टीम्स को, टीम के जितने प्लेयर्स हैं उन सबको आपस में यूनिट इत्तेहाद जो है उनके अंदर पैदा कर सके। तो शान मसूद के अगर इस कप की भी बात करते हैं, वनडे कप की, तो इसके अंदर भी उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। जहाँ से उनकी तैयारी का अंदाज़ा लगा लें कि अभी आपके इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके सर पर खड़ी है, टीम पहुँचने वाली है, आप जो है जहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर रहे, बांग्लादेश के खिलाफ आपने परफॉर्म नहीं किया, तो टीम ने तो उनके ऊपर जो कैप्टेंसी का जो बोर्ड डाला है वो तो डला हुआ है, और वो इन फ्यूचर आगे 1-1.5 साल आप देखेंगे जब तक कि वो ये बोझ उनके सर पे रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ अब उनको परफॉर्मेंस अपनी दिखानी पड़ेगी टीम में जगह। बाकी प्लेयर्स की अगर बात करते हैं तो इसी तरह से हमारे पास मिडल ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे बहुत सारी हमारी जो नाकामियाँ हैं वो दिखाई देती हैं। फिर स्पिनर्स को हम उस तरीके से हमारे पास वो नहीं है, ऑलराउंडर्स हमारे पास नहीं आ रही, तो टीम के अंदर बहुत सारी, आखिर कब तक हमारी टीम का बोझ सिर्फ जो है वो फास्ट बॉलर्स उठाते रहेंगे। अच्छा, हमारे लिए बड़ा आम है किरण कि हमने कह दिया कि जी स्पिनर्स हैं ही नहीं पाकिस्तान में, हम इसको सेलिब्रेट करना शुरू हो गए। मौका उनको उस तरीके जो हैं उनको मौका ही नहीं दिया जाता ना, या तो प्रॉपर उनको फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाएं, फिर आपको उनको डोमेस्टिक के जितने मैचेस है खिलाएं, और जो परफॉर्म करता है उसको फिर आप टीम के अंदर शामिल भी करें। लेकिन भी आप एक मैच खिला के उसको दोबारा से बिठा देते हैं तो जिस प्लेयर के साथ भी नाइंसाफ़ी है कि आप उसको प्रॉपर मौका ही नहीं दे रहे प्रॉपर, या तो फिर उसका हक बनता था कि उसको बाकी के मैचेस भी खिलाए जाएं। जैसे आप अगर कैप्टन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स को करें, नुमान अली पुराने प्लेयर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी है, ठीक है आप उनको लेके आएँ, लेकिन जो उनसे पहले वाले जो बाकी हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है आप उनको भी तो आजमाएं। आप मुश्किल वही प्लेयर जो नाकाम होते हुए आ रहे हैं, शायद आपको लगता है कि उनके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, या फिर वो जो हम बात करते हैं कि दोस्तियाँ सिर्फ निभाई जाती हैं वो चीज़ें, तो जो बहुत सारी टीम के अंदर इश्यूज़ हैं, जब तक हम इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हमारी टीम, हम डे बाय डे पीछे जाते जा रहे हैं। ना कि देखें चैम्पियंस ट्रॉफी आपके सर पे खड़ी है, इंग्लैंड की सीरीज़ है, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ये बड़ी सीरीज़ हैं, तो आपकी कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही। आपने वनडे कप एक बराए नाम तो करवाया, लेकिन उस तरीके से आप जो उसके आउटकम्स आने चाहिए थे वो आपको नहीं मिले। आपके जो मेन प्लेयर्स थे जो आपकी टीम का हिस्सा हैं उनने उस तरह से परफॉर्मेंसेस भी नहीं दी हैं, तो आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि कौन आपकी टीम को आके लीड करेगा? कैप्टन आपके अगर बात करते हैं तो कैप्टन तो आपके वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो फिर कोई भी ऐसा प्लेयर बीच में आपको दिखाई नहीं दे रहा जो टीम को फ्रंट फुट पे आके लीड करे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रिजवान की बात करते हैं, अगर वो 50, 60, 100 बनाते हैं तो वो टीम के काम नहीं आते। बाबर आजम की बात करते हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई देते हैं।
तो जितने बाकी प्लेयर्स भी हैं, शहीन अगर बात करते हैं तो उनकी भी वो स्विंग नहीं हमें दिखाई, इस कप में भी दिखाई नहीं दी, वो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर नसीम की बात करते हैं, इब्रार की, तो कोई भी तो प्लेयर नहीं है। तो आप आखिर टीम जो है वो खेले, 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 में से 2-4 खिलाड़ी भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुल ले लें तो आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बाकी टीम्स को आप देखते हैं, उनके मुकाबले में आप अपनी टीम को देख लेंगे। बांग्लादेश जैसी टीम अगर भारत में भी वो खेल रही है, आप देख लें, ठीक है वो हार गए, लेकिन जो एक मजबूत टीम थी उसने भी दिखाया कि वो आपसे बेहतर है। बांग्लादेश ने वहाँ पे भी बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन आपको तो आपके होम ग्राउंड पे आके वो टीम मार के चली गई है, जहाँ पे आप बात करें आप अपनी कंडीशंस को ही मीट नहीं कर पाए कि आपकी कंडीशंस क्या हैं, आपकी पिच की कंडीशंस क्या हैं। और जहाँ पे आपको स्पिनर्स को खिलाना था, आप फुल स्ट्रेंथ के साथ के, फास्ट बॉलर्स के साथ के, और वहाँ पे आपके फास्ट बॉलर्स आपको नाकाम दिखाई दिए। तो फिर ऐसे तो आप बैडली एक्सपोज हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप सर्जरी की बातें करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, हम सिर्फ बातों तक महदूद रहते हैं और उसके बाद रिजल्ट वो टीम की शक्ल में ऐसे आते हैं। कल भी हमने यही कहा, हमने कहा सर्जरी से हम कनेक्शन की तरफ चले गए, हम समझ नहीं आ रही कि क्या पहले होनी थी क्या बाद में होना था। बट बिल्कुल किरण ने जिस तरह कहा कि थोड़ा सा ज़रा जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है और आपके उन्हीं प्लेयर्स को लेनी है जो टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं और अभी भी हैं। तो अगर नहीं ले सकते तो फिर उनको मौका दें जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या पता वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। बट दैट बीइंग सेड, जाने से पहले मैं जल्दी से, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट की और ख़ास तौर पर वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की एक शमा जो रोशन है, उनसे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से खबर आई कि 2025 से वो जो बेसिक सैलरीज़ हैं वो इक्वल करने लगे हैं वुमेन क्रिकेटर्स और मेल क्रिकेटर्स की, जो कि बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि काउंटी और डिवीज़न तक भी इसको लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, और ये ऑस्ट्रेलिया सबसे पहली टीम थी जिसने ये किया है, और अब हम इंग्लैंड को भी देखने जा रहे हैं। और सबसे इनके लिए तो ऑब्वियसली दिल खुश होता है कि इन प्लेयर्स का बड़ा फ़ायदा होगा, बट जो डर पैदा होता है कि ये जो डिफरेंस है पहले ही इन टीमों का और नीचे की टीमों का, वो मज़ीद बढ़ता जाएगा अगर हम राइट टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये सोचना पड़ेगा बाकी सारी टीम्स को, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बाकी सारी वुमेंस टीम को, कि किस तरीके से दे विल मेक श्योर कि ये गैप मज़ीद बढ़े मत। बिल्कुल ऐसा ही है, बट मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा इकदाम लिया गया और मेरे ख्याल से हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप की प्राइज मनी इक्वल करना हो, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले ये कदम उठाया, बहुत सारी जगहों पर ये बेहतरी आई है। हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप खेल रही हैं लड़कियों को सपोर्ट तो करनी है, लेकिन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स भी बेहतर करने की ज़रूरत है। बट सना, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करी थी। वैसे आपका बहुत शुक्रिया किरण, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करी थी। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।